Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to discuss about the structure of sperm. जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एलाबोरेटेड। ओके, नाउ अब हम लोगों को पढ़ना है हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्पर्म का जो टिप है दैट इज हैविंग गोल्जी बॉडी, एंड गोल्जी बॉडी जो होता है वो हेल्प करता है एग के आउटर लेयर को डिसॉल्व करने में। हमारे गोल्जी बॉडी के बाद क्या पाया जाएगा स्पर्म में, न्यूक्लियस, दैट इज द मेन कंटेंट, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के नीचे वहाँ पे होगा सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल से माइटोकॉन्ड्रिया जुड़ा हुआ है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज मिडिल पीस। ठीक है, स्पर्म को 3 भाग में बांटते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। हेड में क्या पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी एंड न्यूक्लियस। मिडिल पीस में क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। और फिर तो टेल है। स्पर्म बाहर से पूरे सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ठीक है, गोल्जी बॉडी की का काम क्या था, जो एग का आउटर लेयर है उसको डिसॉल्व करना। न्यूक्लियस का काम क्या था, मेल गेमीट के साथ फ्यूज करके न्यू जेनरेशन को क्रिएट करना। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि स्पर्म एक बॉडी से चल के दूसरी बॉडी में आ पाए, है ना। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि आप लोग बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सुने होंगे, आप समझते होंगे कि बच्चा जो है वो मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है इंस्पाइट टू पापा, इस एज में नहीं, बेबी एज में। ठीक है, अभी तो ऑब्वियस सी बात है, डिपेंड्स ऑन योर नीड। पापा नीड कंप्लीट करते हो तो पापा से ज़्यादा कनेक्टेड हो, अदरवाइज मम्मी से कनेक्टेड हो। जिन्होंने डांट लगा दी उनसे आप कनेक्टेड ही नहीं हो। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ इट कि आपकी जो मम्मी है उनका जो एग है, तो एग से न्यूक्लियस तो उनके सेल में है न्यूक्लियस, एंड आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ डीएनएस होते हैं। तो मम्मी ने क्या कंट्रीब्यूट किया, डीएनए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो एंड डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस ऑल्सो, जबकि पापा ने कंट्रीब्यूट किया डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। दैट्स व्हाई वी पीपल फील मोर कनेक्टेड विद आवर मदर। ओके, सो स्पर्म में फिर से एक बार रिविजन देते हैं। स्पर्म हमारा क्या है, स्पर्म इज हैविंग अ टिप नोन एज एक्रोसोमल एंड। एक्रोसोम में क्या पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी का सिक्रेशन, हियालुरोनिडेज बोलते हैं उसको। तो वो सिक्रेशन जो है वो हेल्प करेगा आपके एग के आउटर लेयर को डिसॉल्व करने में, ताकि जो आउटर लेयर है एग का वो स्ट्रक्चर चेंज कर ले। अभी हम लोग एग को पढ़ेंगे। तो क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो ट्रैवल कर जाएगा एग में एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म जो है वो मूव किसके थ्रू कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, इट जनरेट एटीपी ना, इट गिव एनर्जी एंड टेल फॉर स्विमिंग। नाउ कम टू द एग। एग में न्यूक्लियस है सेंटर में, पूरा रिजर्व फूड है बहुत ज़्यादा, ताकि जो जाइगोट है वो डेवलप करे उसको रिजर्व फूड मिलता रहे। और आउटर जो लेयर है जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा, वो जो है जैसे ही वो गोल्जी बॉडी से फ्यूज होगा उनका स्ट्रक्चर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ताकि कोई दूसरा स्पर्म वापस से उसको फर्टिलाइज ना कर पाए। सम ऑफ द केस वी फाउंड कि ट्विंस बेबी पैदा होते हैं, या इधर सियामिन ट्विंस जो चिपके हुए बच्चे आते हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस, वो एट अ सर्टन होता है ऐसा कभी कभी। अदरवाइज जो स्पर्म है वो गोल्जी बॉडी जैसे ही डिसॉल्व करेगा आउटर लेयर को, वैसे ही एग का जो आउटर लेयर है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा, स्टिफ कर लेगा, ताकि दूसरे स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना करा पाए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेंगे, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो आता रहेगा फिलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस में। जैसे वो यूटेरस में आएगा तो जो सेल हैं वो अपने आप को दो लेयर में डिवाइड करेंगे। आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट, फिर यहाँ पे एक छोटा सा सेल हो जाएगा इनर मास, जो बाकी बेबी का जो बाहर वाला सेल है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, मम्मी के यूटेरस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो चिपक जाएंगे, दैट इज प्लेसेंटा। और जो बेबी है वो अंदर डेवलप कर रहा है। तो मम्मी की बॉडी में बच्चा जो है वो जितने ड्यूरेशन तक रहेगा दैट पीरियड इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। उस पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। फिर बेबी बर्थ होने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज पार्चुरेशन पीरियड। ओके, एंड बेबी को मदर लैक्टेट कराती है, मिल्क देती है, दैट इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड। अब ये बेबी डेवलपमेंट में भी ना आप 2 तरह के एनिमल पाओगे। एक वैसा एनिमल जो अपने बेबी को अपने पेट के अंदर, अपने यूटेरस के अंदर सेफ रखता है, दैट इज नोन एज जो जिनके पास यूटेरस होता है ना। वन मोर टाइप ऑफ एनिमल कंगारू, जो अपने पाउच में बच्चे को रखते हैं। अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि हो सकता है वो पाउच में अपने बच्चे को एज अ फन रखते हो या फिर सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, एक्चुअली उनका डेवलपमेंट ही पाउच के अंदर होता है। होता क्या है,
कुछ प्राइमेट्स हैं जिनके बॉडी, जो प्राइमेट्स हैं उनके बॉडी के अंदर यूटेरस है, मार्सूपियल्स के बॉडी के बाहर यूटेरस है। तो जो यूटेरस में बेबी डेवलपमेंट होगा, फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी में हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना। लेकिन जो बेबी है वो बेबी बर्थ होने के बाद पाउच के अंदर इंटर करके और मम्मी के जो लैक्टेट ऑर्गन है उससे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वहीं डेवलप करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज मार्सूपियल, है ना। तो ये आप लोग क्लास 12 के इवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि मार्सूपियल्स का एक बहुत कम जगह पे ही उनका क्यों बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ था और बाकी जगह पे क्यों नहीं है, सिर्फ वो ऑस्ट्रेलियन साइड में ही क्यों पाए जाते हैं, इंडिया में क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, डिपेंड्स अपॉन द प्राइमेट एंड मार्सूपियल्स, ये इस बात पे आता है ना। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आप दो तरह की फर्टिलाइजेशन पढ़ते हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन मतलब ही क्लियर था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे। एक्सटर्नल कैसे? तो जो फीमेल है अनफर्टिलाइज्ड एग वो बॉडी से रिलीज आउट कर देगी, मेल जो है वो उसी रिलीज एग के ऊपर स्पर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड स्पर्म एंड एग फ्यूज करके एक जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट जो है वो डेवलप करके बेबी बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ये तो फीमेल बॉडी में हुआ नहीं क्योंकि फीमेल ने अनफर्टिलाइज्ड एग ले किया था। तो this process is known as external fertilization. Okay, now another is internal fertilization. तो एग जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, जो स्पर्म है या आप मेल गैमीट बोल सकते हो, मेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर आकर के फर्टिलाइज करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होगा? फिश में, फ्रॉग में। अब बात है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से फ़ायदा या नुकसान। तो इन लोगों को थोड़ा नुकसान है। क्या है कि जो उनके बच्चे हैं वो मम्मी के पेट के अंदर नहीं है, उनकी सेफ्टी नहीं है, कोई भी प्रेडेटर आकर उनको खा के चला जाएगा। बट इसलिए इससे बचने के लिए अपने पॉपुलेशन को, अपने जीन को इस एनवायरनमेंट में, इस दुनिया में बनाए रखने के लिए वो मल्टीपल सेट ऑफ बेबीज़ बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि लाखों लाख में बच्चे बनाते हैं ताकि मर भी जाएं तो कुछ तो बचेंगे, उनका जनरेशन तो चलेगा। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए इतने सारे बेबीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक अच्छा रीज़न है ये जानने के लिए कि एनिमल्स में जैसे कि फ्रॉग एंड फिश में इतने सारे एग्स क्यों बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो दो रिस्क है। फर्स्ट की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म का फ्यूज़न होगा या नहीं होगा इसकी सर्टेनिटी नहीं है, एंड सेकेंड प्रेडेटर से भी डर है ना। तो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज टोटली सेफ। दैट्स वाई हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को क्रिएट कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं इन स्पाइट ऑफ फ्रॉग्स एंड फिशेस। ओके, सो हमने अभी क्या पढ़ा? स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करता है एग को वो पढ़ा, एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ओके, थैंक यू।